दुनिया की हर एक चीज उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के। नमस्कार, मैं सावल प्रजापति ओशन ऑफ नॉलेज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे कृषि के प्रकार। तो सबसे पहले देखेंगे कृषि किसे कहते हैं। कृषि जैसे कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कृषि हम लोग क्यों करते हैं। कृषि का जो उद्देश्य होता है वह है मानव के लिए भोजन, मानव के लिए भोजन और उद्योग के लिए कच्चा माल। कृषि मानव के लिए भोजन और उद्योगों के लिए कच्चा माल क्या करती है, मतलब देती है। कृषि से इन सबकी मतलब उपलब्ध होते हैं भोजन और कच्चा माल कृषि से ही। कृषि का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि मानव के लिए भोजन और उद्योगों के लिए कच्चा माल की पूर्ति करना। अब मानव के लिए भोजन, अब कहीं कहीं कृषि व्यापारिक स्तर पर की जाती है, मतलब धन कमाने के लिए, और कहीं कहीं केवल भरण पोषण के लिए की जाती है। यदि भारत में देखी जाए तो भारत में अधिकतर केवल भरण पोषण के लिए ही कृषि की जाती है। लगभग 48-49% भारतीय कृषि पर ही निर्भर होते हैं और कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में भी काफी योगदान है। तो ये रहा कृषि। अब हम लोग पढ़ेंगे कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, अनेक ऐसे कारक हैं जो कृषि को प्रभावित करते हैं। किस प्रकार, जैसे पहला है भौतिक घटक। भौतिक घटक क्या करता है, कृषि को प्रभावित करता है। जैसे भौतिक घटक में पहला है जलवायु दशाएं। जलवायु को ही देखते हुए कहा गया कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। यही मतलब जलवायु की दशाओं पर, जलवायु में जैसे तापमान, वर्षा, ये सब क्या करती है, कृषि को प्रभावित करती है। तापमान, जैसे आपको पता होगा कि जो वृक्ष होते हैं या फिर जो फल होते हैं, इन्हें बढ़ने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। कोई भी पौधा हो या फिर फसल हो, कुछ भी हो, उसको बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। यदि उतना तापमान उसको नहीं मिलता है तो वो अच्छे से विकास नहीं कर पाता है। ग्रीष्मकालीन तापमान, जिन भूभागों में ग्रीष्मकालीन तापमान यानी गर्मी का तापमान, जिन भूभागों का ग्रीष्मकालीन तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, लगभग वहां कृषि नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि तापमान की एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है फसलों के लिए। यदि जहां जिन भूभागों में ग्रीष्मकालीन तापमान यानी गर्मी का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, वहां कृषि नहीं की जा सकती है। इस तरह से तापमान क्या करता है, कृषि को प्रभावित करता है। यानी तापमान जहां मतलब जितना उसको चाहिए अगर उतना नहीं मिलता है तो वहां पर कृषि नहीं की जा सकती है। और वर्षा भी कृषि को बहुत प्रभावित करता है। जहां वर्षा अधिक होती है वहां अच्छी कृषि की जाती है, लेकिन एक शर्त होती है कि जहां वर्षा अच्छी हो जाती है वहां की जो फसल उत्पादित होती है उसका मूल्य जो होता है वह कम होता है, क्योंकि वहां सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब जैसे यदि वर्षा को देखा जाए, ये जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, इससे ऊपरी अक्षांशों में जहां इतना तो आपको पता होगा कि विषुवत रेखा में तापमान अधिक मिलता है और यही वर्षा भी अधिक होती है। इसके ऊपर ये अक्षांशों में देखा जाए, शीतोष्ण कटिबंधीय जो भाग है वहां वर्षा कम होती है और यहाँ अधिक होती है, इसलिए यहाँ सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। जहाँ तापमान कम होता है वहां सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहां तापमान कम होने से वहां के जो वृक्षों में जल की मात्रा होती है वह भाप बनकर उड़ नहीं पाती है, और तापमान कम होने के कारण वहां की हवाएं सूखी नहीं होती हैं, इसलिए वहां के पेड़ पौधों की पत्तियों से जल को अवशोषित नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए उष्णकटिबंधीय भागों की अपेक्षा शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। इस तरह से वर्षा भी हमारे कृषि को क्या करता है, प्रभावित करता है।
जलवायु दशाएं और दूसरा है भूमि की प्रकृति, नेचर ऑफ लैंड। भूमि की प्रकृति ये भी कृषि को प्रभावित करती है। भूमि की प्रकृति कैसे प्रभावित करती है? अब जैसे जहाँ का खेत 4 फुट ऊपर 4 फुट नीचे ऊंचा खाला रहेगा वहाँ कृषि की जा सकती है? नहीं की जा सकती। या फिर जहाँ की भूमि में हल नहीं चलाया जा सकता वहाँ भी कृषि नहीं की जा सकती है। जहाँ मतलब समतल भूमि पर कृषि किस भूमि पर की जा सकती है? समतल भूमि जहाँ जुताई की जा सके, हल चलाने योग्य भूमि हो वहीं कृषि की जा सकती है। जहाँ की भूमि कंकरीली होगी, पथरीली होगी वहाँ कृषि नहीं की जा सकती है। और जहाँ फिर बहुत ज्यादा ऊंच और खाल रहेगा वहाँ भी कृषि नहीं की जा सकती है। यानी कृषि भूमि की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। भूमि की प्रकृति भी कृषि को प्रभावित करती है। और तीसरा है उपजाऊ मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है वहाँ अधिक कृषि की जाती है। जैसे भारत के लिए मतलब मानी गई है कांप या कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी, ये सब क्या है? उपजाऊ मिट्टियाँ हैं। यहाँ पर अधिक कृषि की जाती है। जैसे बलुई कंकरीली या फिर दलदली, लवड़ी, बंजर या फिर ऐसी भूमियों में जहाँ की मिट्टी उर्वरक नहीं है, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं है वहाँ कृषि नहीं की जाती है। यानी उपजाऊ मिट्टी भी कृषि को प्रभावित करती है। ये रहे कुछ भौतिक घटक। भौतिक घटक मेरा जलवायु की दशाएं, भूमि की प्रकृति और उपजाऊ मिट्टी, ये रहे भौतिक घटक। अब दूसरा है आर्थिक घटक। आर्थिक घटक में पहला है बाजार की निकटता। बाजार की निकटता, क्या बाजार की निकटता भी कृषि को प्रभावित करती है? जी हाँ। जैसे मान लीजिए आप यदि खेती कर रहे हैं, साग सब्जी की अगर खेती कर रहे हैं, साग सब्जी मतलब जो भी जल्दी खराब होने वाली फसलें हैं, यदि उन सब, और हाँ कृषि के अंतर्गत पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब भी कृषि के अंतर्गत ही आता है। जैसे दूध, दही, ये सब भी हुआ इसी में आता है। तो इन सबको बाजार की निकटता, जैसे अगर आपका घर कहीं दूर है, गांव में है, और आपको जैसे साग सब्जी आप उत्पादित करते हैं और उसको ले जाकर बाजार में बहुत दूर बेचना पड़ रहा है, तो यानी वहां तक ले जाने के लिए आपका हो सकता है खर्च अधिक हो, और यहाँ से जितना लागत में आप फसल उत्पादित किए हैं और जितना ले जाकर बेचेंगे जितने में, हो सकता है आपको फायदा ना हो कुछ। इसलिए बाजार की निकटता भी कृषि को प्रभावित करती है। और दूसरा है यातायात के साधन। यातायात के साधन ये किस प्रकार कृषि को प्रभावित करते हैं? जैसे आप मान लीजिए साग सब्जी की खेती कर रहे हैं, लेकिन उसको किसी भी चीज की खेती कर रहे हैं, लेकिन उसको यदि आप बाजार में ले जाएंगे बेचने के लिए, सिर से तो ढोकर लेकर जाएंगे नहीं, आपको यातायात के साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। चाहे वो ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, पिकअप हो, कुछ भी हो, आपको यातायात के साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। बिना उसके आप चाहे कुछ भी, चाहे कितना भी उत्पादित कर लें, आप बाजार में ले जाकर बेच नहीं सकते, घर में ही सड़ाएंगे यदि आपके पास यातायात के साधन नहीं है तो यातायात के साधन भी कृषि को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। और तीसरा है श्रमिक पूर्ति। श्रमिक पूर्ति, यदि आपके पास थोड़ी बहुत भूमि है तब तो आप खेती कर सकते हैं अपने से, लेकिन यदि आपके पास बहुत ज्यादा भूमि है तब आप अकेले तो कृषि कर नहीं सकते हैं, यानी आपको श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि श्रमिक मिले तभी कृषि की जा सकती है, वरना जो आपकी भूमि है वह पड़ती ही रह जाएगी। यानी श्रमिक, और वो भी कैसे श्रमिक? कुशल और सस्ते श्रमिक। कुशल और सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जैसे कुशल मतलब आप गन्ना बो दिए हैं और श्रमिकों से कह दिए उसे गोड़ने के लिए, हो सकता है ऐसा उनमें कुशल मतलब ना हो सकता है आपका गन्ना ही उपाड़ दे पूरा, तो इसलिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता थी। और सस्ते श्रमिकों की मतलब ज्यादा महंगे भी श्रमिक ना हो कि आपकी खेती करने में आपका ज्यादा व्यय हो जाए। तो श्रमिक पूर्ति, कुशल और श्रमिकों का कैसा होना चाहिए? कुशल और सस्ते श्रमिक होने चाहिए, तब आप कृषि कर सकते हैं, श्रमिक की पूर्ति। और चौथा है
पूंजी की उपलब्धता। पूंजी की उपलब्धता, पूंजी के बिना तो भाई आप खेती ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बिना पूंजी के ना ही आप उत्तम बीज ला सकते हैं। उत्तम बीज क्या, बाजार का सबसे सस्ता जो बीज होगा वो भी नहीं ला सकते बिना धन के। ना ही उत्तम बीज ला सकते हैं, ना ही उचित समय पर सिंचाई कर सकते हैं बिना पैसे के, ना ही उचित सिंचाई की जा सकती है, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। ना ही आप श्रमिकों से खेती करा सकते हैं। श्रमिकों से भी खेती कराएंगे, उनको भी पैसा देना होगा, पूंजी देना होगा। यानी कुल मिलाकर आप कहें तो पूंजी, बिना पूंजी के आप खेती नहीं कर सकते। आपके पास चाहे कितनी भी भूमि हो, मान लीजिए आप उपलब्ध मतलब उत्पादित करके फल को, जो भी आप जिस चीज की खेती करेंगे उसको बेचकर आप धन अर्जित कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको करने के लिए तो आवश्यकता पड़ेगी ही। आपको यातायात से ले जाकर, यातायात के साधनों से ले जाकर बाजार में बेचेंगे, उसके लिए भी पैसा, सिंचाई करेंगे उसके लिए भी श्रमिक या उत्तम बीज कुछ भी खाद लाएंगे तब भी पैसा, हर जगह पर पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। यानी पूंजी आपके पास उपलब्ध है तभी आप कृषि कर सकते हैं, अन्यथा कृषि नहीं कर सकते हैं। तो पूंजी भी कृषि को प्रभावित करती है। और पांचवा है राज्य की नीति। राज्य की नीति, आपको पता ही होगा जो चीज ज्यादा उपलब्ध हो जाती है उसका मूल्य क्या होता है, कम हो जाता है। चाहे कोई भी चीज हो, यदि ज्यादा उत्पादित हो जाती है तो उसका रेट कम हो जाता है। अब जिस चीज की आप खेती की है बहुत ज्यादा उत्पादित हो गई, सरकार द्वारा उसका रेट गिरा दिया गया, तो फिर आप मतलब जितना लागत कर लगाकर आप उसको उत्पादित किए उतने में भी यदि नहीं बिकेगा तो आप साथ ले जाकर बेचेंगे ही नहीं, वहीं खेत में ही जोता देंगे। तो इस प्रकार से राज्य की नीति भी कृषि को क्या करती है, प्रभावित करती है। राज्य की नीति भी अनेक है, जैसे भारत में इसको बढ़ावा देने के लिए कृषि को पंचवर्षीय योजना चलाया गया है। इस प्रकार से राज्य की नीतियां हैं, कम कर पर ऋण दिया जा रहा है, ये सब क्या है, राज्य की नीति है। और अगला है आर्थिक घटक, ये सब है। अगला सामाजिक घटक, तीसरा। सामाजिक घटक में जैसे मानव की भोजन रुचि, मानव की भोजन रुचि, तो मानव की भोजन रुचि भी कृषि को प्रभावित करती है। जैसे जहाँ के लोग चावल अधिक खाना पसंद करते हैं वहाँ धान की खेती अधिक की जाती है, जहाँ रोटी खाना लोग पसंद करते हैं वहाँ गेहूं की खेती अधिक की जाती है। या फिर जहाँ शराब पीने का प्रचलन है, शराब अधिक लोग पीते हैं, वहाँ जौ और अंगूर की खेती की जाती है। यानी मानव की भोजन रुचि, जिसमें मानव की जो चीज खाने की ज्यादा पसंद होती है वही चीज की खेती अधिक करते हैं। यानी मानव की भोजन की रुचि भी कृषि को क्या करती है, प्रभावित करती है। अब हम लोग देखें कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखेंगे कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार, फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि के प्रकार में, इसमें कृषि का प्रकार कई आधारों पर बांटा गया है। जैसे जल की प्राप्ति के आधार पर कृषि के प्रकार, पहला है जल की प्राप्ति के आधार पर, जल की प्राप्ति के आधार पर कृषि के प्रकार। इसमें पहला है तर खेती। तर खेती कहाँ की जाती है, जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहां तर खेती की जाती है। यदि भारत में देखा जाए तो भारत में पूर्वी हिमालय, केरल के बगल में मालाबार तट, दक्षिण बंगाल,
दक्षिण बंगाल, इन सब में क्या की जाती है, यहाँ तर खेती की जाती है, क्योंकि यहाँ जो वर्षा होती है वह 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जहाँ भी वर्षा, जिन भूभागों पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहाँ तर खेती की जाती है। यदि भारत में देखा जाए तो पूर्वी हिमालय, मालाबार तक, दक्षिण बंगाल आदि क्षेत्रों में तर खेती की जाती है। इससे विशेष बात यह है कि तर खेती, जहाँ तर खेती की जाती है वहाँ जो मतलब उत्पादित होते हैं अनाज, उनका मूल्य जो होता है वह कम होता है, क्योंकि उनको सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और दूसरा है आर्द्र खेती। आर्द्र खेती अक्सर अधिक भूभागों में आर्द्र खेती की जाती है। आर्द्र खेती कहाँ की जाती है, जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। जहाँ वर्षा, जिन भूभागों में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है वहाँ आर्द्र खेती की जाती है। ठीक, और यही आर्द्र खेती अक्सर स्थानों पर, ज्यादातर भूभागों पर आर्द्र खेती ही की जाती है। और तीसरा, ये सब जल की प्राप्ति के आधार पर है। और तीसरा है सिंचाई द्वारा खेती। सिंचाई द्वारा खेती कहाँ की जाती है, जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, जिन भूभागों में वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है वहाँ सिंचाई द्वारा खेती की जाती है। क्योंकि इतना वर्षा फसल के लिए उपलब्ध मतलब नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता है, तो वहाँ कृषि कैसे की जाती है, सिंचाई के द्वारा की जाती है। तो सिंचाई द्वारा खेती जहाँ वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। और लास्ट है सूखी खेती। सूखी खेती कहाँ की जाती है, जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। जहाँ वर्षा, जिन भूभागों में वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है वहाँ कौन सी खेती की जाती है, सूखी खेती। सूखी खेती करने के लिए भूमि को बहुत अधिक गहराई तक जुताई की जाती है, लगभग 16 से 19 सेंटीमीटर तक, 16 से 19 सेंटीमीटर तक गहरी जुताई की जाती है। गहरी जुताई क्यों की जाती है, ताकि वहाँ जो कुछ भी थोड़ी मात्रा में वर्षा हो वह उसी भूमि के द्वारा सोख ली जाए, भाप बनकर उड़ ना पाए, इसलिए वहाँ गहरी जुताई की जाती है। और सुबह उसको छोटे छोटे पत्थरों से ढक दिया जाता है या पटेला फेर दिया जाता है, मतलब किसी भी प्रकार से उसको ढक दिया जाता है ताकि उसमें धूप ना लगे, तापमान ना उसमें समा पाए, ताकि जल उसमें रह जाए। और पटेला फेर दिया जाता है, और या फिर शाम को उसको पत्थरों को या पटेला जो फेरा जाता है उसको हटा दिया जाता है ताकि ओस की मात्रा भी उसको मिल सके। सूखी खेती तो 50 सेंटीमीटर से जहाँ कम वर्षा होती है, गहरी जुताई के द्वारा की जाती है और काफी परिश्रम होता है यहाँ सूखी खेती करने के लिए। तो ये रहे जल की प्राप्ति के आधार पर कृषि के प्रकार। अब नेक्स्ट देखेंगे, जैसे जल, वहाँ जो सूखी खेती भारत के राजस्थान के क्षेत्रों में वैसी खेती की जाती है क्योंकि वहाँ तापमान अधिक होता है और वर्षा कम होती है। तो दूसरा देखेंगे, जल की प्राप्ति के आधार पर हो गया, भूमि की उपलब्धता के आधार पर। भूमि की उपलब्धता के आधार पर कृषि के प्रकार। भूमि की उपलब्धता के आधार पर कृषि के प्रकार में देखें, यानी आपके पास कितनी भूमि है, कम है या अधिक है, इस आधार पर कृषि के प्रकार। इसमें पहला है गहरी खेती। गहरी खेती जैसे यदि हम आपसे पूछे कि आपके पास मान लीजिए आपका परिवार काफी लंबा चौड़ा है और आपके पास जो भूमि है वो काफी कम है, तब आप किस प्रकार की खेती करेंगे कि आपके पूरे परिवार के लिए अनाज जो है पर्याप्त मात्रा में उत्पादित हो जाए। तो शायद आपका प्रश्न यही रहेगा कि जितनी भी भूमि है उसमें मतलब अच्छे से खेती की जाएगी, उत्तम बीजों का प्रयोग किया जाएगा, उत्तम बीज और खाद्य अधिक, रासायनिक खादों का अधिक उपयोग करेंगे और सिंचाई समय समय पर करेंगे, देख रेख अच्छे से करेंगे। यानी जहां भूमि की अपेक्षा जनसंख्या अधिक होती है
जहाँ जिन प्रदेशों में या जिन भागों में भूमि की अपेक्षा जनसंख्या अधिक होती है वहाँ गहरी खेती की जाती है। उत्तम बीजों का प्रयोग किया जाता है, समय समय पर खाद दिया जाता है और समय समय पर सिंचाई की जाती है ताकि वहाँ के जो भी जनसंख्या है उनका भरण पोषण अच्छे से हो सके, आत्मनिर्भर कृषि में हो सके, इसलिए गहरी खेती की जाती है। गहरी खेती कहाँ की जाती है? चीन में, क्योंकि यहाँ जनसंख्या अधिक है। चीन में, जापान में, ईरान में, इन सब देशों में कृषि गहरी खेती की जाती है क्योंकि वहाँ की जनसंख्या भूमि की अपेक्षा अधिक है। भूमि कम है, जनसंख्या अधिक है, इसलिए इन सब का प्रयोग करके जो खेती की जाती है वह गहरी खेती की जाती है, अधिक से अधिक उत्पादित करने की कोशिश की जाती है। अब दूसरा है विस्तृत खेती। विस्तृत खेती यह ठीक इसके विपरीत है। जहाँ जनसंख्या कम है और भूमि अधिक है, जनसंख्या कम है भूमि अधिक है तो वहाँ कृषि कैसे की जाएगी? अब जैसे मान लीजिए यहाँ जब जनसंख्या कम है तो यहाँ श्रमिक उतना मिलेंगे नहीं जितना खेती है, तो यहाँ यंत्रों के द्वारा कृषि की जाती है क्योंकि श्रमिक नहीं मिलते हैं, यंत्रों के द्वारा कृषि की जाती है। और यहाँ पर बहुत अधिक इस तरह से उत्तम बीज खाद की हालांकि प्रयोग तो किया जाता है लेकिन इतनी गहरी खेती यहाँ नहीं की जाती क्योंकि भूमि पर्याप्त मात्रा में होती है, कैसे भी खेती करेंगे तो उनके भरण पोषण जितना अनाज पैदा हो ही जाता है। तो अगर देखें देश में तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में, रूस में, चूंकि इन सब का क्षेत्रफल अधिक है, हालांकि जनसंख्या बहुत ज्यादा कम तो नहीं लेकिन जनसंख्या भूमि की अपेक्षा कम है, इसलिए यहाँ जो कृषि की जाती है वह यंत्रों के द्वारा की जाती है और जो कृषि की जाती है वह विस्तृत कृषि की जाती है। ये रहे भूमि के उपलब्ध मात्रा के आधार पर या भूमि की उपलब्धता के आधार पर कृषि के प्रकार। देखिए कृषि उत्पादों के आधार पर कृषि उत्पादों के आधार पर कृषि के प्रकार। कृषि उत्पादों के आधार पर जैसे पहला है बागाती कृषि। बागाती कृषि ये कृषि उत्पादों के आधार पर, यहाँ ये इस प्रकार की कृषि करने के लिए उत्तम उचित देखरेख की आवश्यकता पड़ती है। उचित देखरेख, कुशल श्रमिक, इस प्रकार की बागाती कृषि करने के लिए उचित देखरेख की आवश्यकता होती है, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ये कृषि उत्पादों के आधार पर बागाती कृषि की जाती है। और दूसरा है फलों एवं तरकारियों की कृषि। फलों एवं तरकारियों की कृषि। और फलों एवं तरकारियों की कृषि कहाँ की जाती है? जहाँ स्थानीय मांग होती है, स्थानीय मांग होती है, बाजार निकट होता है, वहाँ फलों एवं तरकारियों क्योंकि जैसे ये फल और तरकारियां ये मतलब विदेशों को या फिर दूर दूर काफी निर्यात नहीं की जा सकती, क्योंकि आजकल तो की जा सकती है क्योंकि यातायात के उचित साधनों की व्यवस्था की जा चुकी है, लेकिन फलों और तरकारियों की कृषि अक्सर वहीं की जाती है जहां स्थानीय मांग होती है, यानी जहां कृषि की जा रही है कुछ खपत वहीं हो जाती है और बाजार निकट होता है, वहां फलों और तरकारियों की कृषि की जाती है। ये रहे कृषि के उत्पादों के आधार पर। कृषि के उत्पादों के आधार पर कृषि के प्रकार। अब देखेंगे कृषि के अन्य प्रकार। कृषि के अन्य प्रकार। कृषि के अन्य प्रकार में पहला है झूमिंग प्रणाली द्वारा खेती। झूमिंग प्रणाली द्वारा खेती। झूमिंग प्रणाली द्वारा खेती किसे कहते हैं? कि जहां वनों को जलाकर साफ कर लिया जाता है, फिर उसके बाद वही उसी राख युक्त भूमि में
मोटे अनाजों को छींट बो दिया जाता है। फिर उसके बाद जो मतलब वो उस प्रकार जो कृषि की जाती है, वनों को जलाकर साफ करके जो कृषि की जाती है उसे कहा जाता है झूमिंग प्रणाली द्वारा खेती। इस प्रकार की जो खेती की जाती है वह लगभग 3-4 वर्ष की उसकी अवधि होती है। उसके बाद फिर दूसरे वनों को जलाकर साफ किया जाता है, फिर वहां कृषि की जाती है। इस प्रकार झूमिंग प्रणाली द्वारा खेती यानी वनों को जलाकर कृषि की जाती है, वो झूमिंग प्रणाली द्वारा खेती होती है। दूसरा है सीढ़ीनुमा खेती। सीढ़ीनुमा खेती, ये खेती जैसे ऐसे पहाड़ी ढालों पर की जाती है। पहाड़ी ढालों को ऐसे काट कर सीढ़ी की तरह बना लिया जाता है। बड़े परिश्रम से यहाँ पर मिर्च, आलू, चावल ये सब उत्पादित किए जाते हैं, लेकिन बड़े परिश्रम से यहाँ कृषि की जाती है। सीढ़ीनुमा खेती, छोटे छोटे क्यारियां बनाकर कृषि की जाती है। काफी परिश्रम लगता है इस तरह खेती करने के लिए। और तीसरा है झूमिंग प्रणाली द्वारा तीसरा मिश्रित खेती। मिश्रित खेती के अंतर्गत केवल खेती ही नहीं की जाती है, इसके साथ पशुपालन भी किया जाता है। जहाँ कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, उस प्रकार की खेती को मिश्रित खेती कहते हैं। खेती के साथ साथ पशुपालन, यहाँ पशुपालन के मलमूत्रों को खेत में फेंककर वहाँ की उर्वरक शक्ति को बढ़ाया जाता है, और पशुपालन के दूध दही से भी अपना जीवन यापन किया जाता है। इस प्रकार से मिश्रित खेती की जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कृषि को प्रभावित करने वाले कारक और कृषि के प्रकार। कृषि कई आधार पर उसके भागों को बांटा गया है। इस प्रकार कृषि का चैप्टर समाप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।